स्टूडेंट्स, मैं विपिन चौधरी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने अच्छा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पीछे का क्या क्या था। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने क्या पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जिसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। चार्ज कैसे बिहेव करता है, दो लाइक चार्जेस में कैसे रिपल्शन होता है, दो अनलाइक चार्जेस में क्या अट्रैक्शन होता है, और हमने क्या मास और चार्ज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं कि हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है, जब दो लाइक चार्जेस आते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दो अनलाइक चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने उस टाइम पे ये तो पढ़ा था, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करते हैं, कितने मैग्नीट्यूड से रिपेल करते हैं, वो ही हमें पता चलेगा आज किसके, कूलम लॉ से। ठीक है, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कभी भी हो दो चार्जेस जैसे हमारे, अगर हमारे दो अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका अट्रैक्शन देखो कितना होता है। सबसे पहले याद रखो कूलम्स लॉ ने क्या कहा है, F12 मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इस तरह से पढ़ते हैं इसको, F12 मतलब कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दैट विल इक्वल टू कितना होगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स सेकंड वाला पार्टिकल भी क्या लगाएगा, फर्स्ट पे लगाएगा। इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, बस अब इतना याद रखो कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सेम यही चीज अगर Q1 और Q2 हमारा क्या है, सेम हो, तो हमारा क्या होता है, यहां पर दोनों क्या कर रिपेल करते हैं। तो जितना F12 इस डायरेक्शन में जा रहा है और F21 इज मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज in this particular direction, whereas force on second due to first is in the direction. That means both are repelling each other. तो कितने मैग्नीट्यूड से दोनों अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं इन दोनों केस में, वो हमें जो बताएगा कौन बताएगा, कूलम्स लॉ बताएगा। तो कूलम्स लॉ ने क्या किया, एक हमारा एक्सपेरिमेंट किया, टॉर्शनल बैलेंस की हेल्प से हमारा जो एक्सपेरिमेंटली निकाला। तो उन्होंने क्या निकाला कि जो फोर्स है, दोनों जो फोर्स हैं इक्वल तो होंगे ही, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उनके प्रोडक्ट पे, और दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसी के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है, द फोर्स exerted by each particle is क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आया, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आया। अब यहां पर एक चीज देखो, हमारा यहां पर ये जो आया, अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, याद रखना ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स जो होता है, वो कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या होता है, देखो ये रहा, तो देखो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके सेंटर को टच करते हुए, तो इनके इसी डायरेक्शन, इसी लाइन में आ रहा है, या तो हमारा क्या आउटवर्ड या फिर हमारा इनवर्ड, लेकिन क्या है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल फोर्स से क्या होगा, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उस पे हमारा क्या होगा, उसके अलोंग होगा डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आई, मैंने ये दोनों सिस्टम है दो चार्जेस का, मैंने इसको एयर में रखा तो मैंने देखा कि कुछ और फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का रख रहा है। मैंने जैसे ही इसको वाटर में डाला पूरे सिस्टम को पकड़ के, तो मैंने देखा फोर्स चेंज हो गया, जबकि फोर्स तो सिर्फ किस पे, चार्ज पे और आर पे डिपेंड कर रहा था। तो यहां पर ही हमें पता चला कि ये K की वैल्यू क्या है, बीच में हमारा एक और चीज आता है इस K की वैल्यू में, वो हमारा क्या होता है, K इक्वल टू कितना आता है हमारा यहां पर, K इक्वल टू ऐसा यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर बोल सकते हैं हम अभी सिंपल से बात करें परमिटिविटी। ये परमिटिविटी हमारा डिसाइड करेगा मीडियम क्या इन्फ्लुएंस करेगा किस पे, उस फोर्स पे। ठीक है, हर मीडियम में अलग अलग हमारा क्या लगेगा, फोर्स चेंज होता रहेगा। मतलब अगर हम एयर में रखेंगे दो पार्टिकल को, दो सिस्टम, ये सिस्टम को, तो हमारा फोर्स कुछ और होगा। हम हमारा क्या बोलते हैं, कहां पर, वाटर में रखेंगे तो कुछ और होगा, और कहीं पे रखेंगे तो कुछ और होगा। याद रखना ये चीज, ये K हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो ये बता रहा है, परमिट कितना परमिट कर रहा है फोर्स लगने के लिए, परमिटिविटी, इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसलिए अब देखो हमारा जब एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो इस K की वैल्यू कितनी आई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आया होगा, देखो
F का न्यूटन आ गया, इसका कूलम स्क्वायर आ गया, इसका मीटर स्क्वायर आ गया, तो इस K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन यूनिट, ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है इस K की, 9 × 10⁹ वैसे तो 8.99 होती है, लेकिन हम एस्टिम वो क्या आते हैं, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 9 × 10⁹, याद रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पूरा हमारा अगर डिटेल में करें तो 1/4πε0, वेयर ε0 इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एट एरिया इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 होती है ε0 की वैल्यू। ये सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। यूनिट निकालना है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकालना, सेम यहीं से निकाल सकते हो, ये 1/ε0 की वैल्यू यहाँ पर डाल के f निकालना है हमें, तो f = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये ε0 इधर आ गया, ये फोर्स इधर आया, उससे हम यूनिट निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है हमारा, कि कभी किसी से कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, हमें एक आइडियल पता है कि एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो हम उसी को देखेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, दूसरे मटेरियल में कितना कम हो रहा है। तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट बोलते, हमको रिलेटिव बोलते हैं। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारा कितना होगा परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। हम बोलते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में इस मीडियम में 5 गुना कम हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में इस मीडियम में 10 गुना कम हो गया, तो वही हमारी है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो इट इज द परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी, सॉरी टू द परमिटिविटी इन एयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, परमिटिविटी का था। तो फोर्स हमारा क्या, εr = कितना है, FA/FM आया। तो परमिटिविटी हमारी क्या होती है, याद रखना एक चीज कि हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या, F(A), ठीक है। फोर्स जो फोर्स लगेगा एयर में वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या था यहाँ पर, ये इसके बारे में था परमिटिविटी के। इसके बारे में और डिटेल में हम क्या होता है इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे, जिसमें डायलेक्ट्रिक के बारे में भी आएगा। इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे आगे जाके, कभी कभी हम इसको K से भी डिनोट करेंगे आगे जाके, वो कैसे होता है क्या होता है वो आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमारा क्या था, ये इस तरह से था। तो पता चला हमारा कूलम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। कभी कभी हमारा क्या आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, एक आ भी रखा है 2-3 बार, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कोई बोल देता है हमें क्या निकालो, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाओ। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे किसका, इस ε0 का। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए F का डायमेंशनल फार्मूला डालो, Q का डालो, इस Q का डालो, R का डालो। तो तुम जब निकालोगे तो तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा, ε0 = m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2। तो डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, इसको याद रखना है, फिर निकालना है। एप्सिलॉन की जो हमारी है परमिटिविटी जो है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसकी यूनिट दोनों चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। जब तुमने 11th में पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस तो उसमें निकलवाया भी होगा ε0 की डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या बोल सकते हैं, उसी का सब टॉपिक है। और जो मैं बता रहा था यहाँ पर ये कैसे चेंज हुआ उसी के बारे में बता रहे हैं, चेंज सॉरी बोला। अब मैं जो बता रहा हूँ वही जो मैंने अभी बताया था कि अपोजिट कैसे लगता है उसके बारे में, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखो ये हमारा चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R ले लिया हमने, तो R डिस्टेंस है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहां से आ लूं तो क्या होगा, R फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। ये डायरेक्शन बताने के लिए क्या कर दिया, सिर्फ यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, R फ्रॉम 1 to 2 हो गया। और ये ही सेम R to 1 क्या होगा, यहां से यहां तक का। समझ में आया, ये समझ में आया। देखो ये पॉइंट है दो, यहां से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट का R12 ले लिया, तो सेकंड से फर्स्ट का क्या ले लिया, R21 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। और इस तरह से याद रहेगा R12 की डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है तो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहां से यहां तक की डायरेक्शन ये दे दी, ठीक है। यही तो चल रहा है ना, ठीक है। आया समझ में, ये सिर्फ R12 और R21 से डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इससे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑन सेकंड
ड्यू टू फर्स्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं बोलूंगा मुझे फोर्स निकाल, मुझे बताना है ये फोर्स F12 करके देखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो कैसे आएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए उस मैग्नीट्यूड पे क्या कर दो, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या फोर्स ऑन फर्स्ट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कौन सा वाला वेक्टर था मेरा, ये देखो ये रहा R21 वाला, वही तो मैंने बोला था R21 क्या है, फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहां पर क्या लगा दिया, R21 कैप, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड मिला के क्या बना दिया, वेक्टर। तो ये आ गया फोर्स। तो यहां पर क्या है, ये फोर्स ऑन किसका, फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड तो वही है भाई, आर स्क्वायर, लेकिन F21 की वैल्यू कितनी है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, R12 फर्स्ट से लेकर सेकंड की डायरेक्शन हमने इसके लिए यूनिट वेक्टर ये बना रखा था। तो इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा बना रखा हमने, ये वाला। तो यहां पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, R12। मैंने पहले ही बताया R12 हो चाहे R21 हो, यूनिट वेक्टर है, दोनों इक्वली होंगे, सिर्फ डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट। तो हमारा ये सेकंड वाला था, ये फर्स्ट केस था, और ये क्या था हमारा सेकंड केस। तुम्हारा हमें पता है R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर, है नहीं है, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, है नहीं है समझ में। यही तो हमारा कूलम्स लॉ से क्या हुआ, ये इसका कंक्लूजन निकला, या फिर बोल सकते हैं इसका क्या प्रूफ निकला, कि क्या होता है हमारा जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, कि दोनों वेक्टर जो होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं, सॉरी दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाते हैं, फोर्स, जो हमने प्रूफ कर दिया। देख रहे हो ना, F(1) विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(2) विद रिस्पेक्ट टू 1। ये आया नहीं इसमें समझ में, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं, दोनों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स हमने अभी तक पढ़ी है, जिनके बारे में एक तो हमारा क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, और दूसरी फोर्स कौन सी पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी। तो दोनों का जरा कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। और हम कंपैरिजन सबसे सिंपल किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम पे कैसा कंपैरिजन होगा, क्या उनके क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स पे, न्यूक्लियस पे किस तरह से होगा, हाइड्रोजन एटम पे करके देखेंगे हम क्या बोलते हैं इनका कंपैरिजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जो Fe जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा होगा, इलेक्ट्रॉन और किसका, प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस के बीच का, तो कितना होता है 8.1 10 की पावर -8 न्यूटन। जबकि उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालते हैं तो कितना होता है 3.7 × 10 की पावर -47। लगाओ कितना ज्यादा है। एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने टाइम्स, बाय 10 टू द पावर 39। कितने टाइम ज्यादा हुआ, 1 करोड़ टाइम नहीं, करोड़ का भी करोड़, उसका भी करोड़, उसका भी करोड़, और उसका भी करोड़, और उसका भी करोड़ टाइम्स क्या है, ज्यादा है। इतने टाइम्स ज्यादा है हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ब्यूटी देखो, इसी को तो मिरेकल कहते हैं हमारा क्या बोलते हैं नेचर का, कि इतना ज्यादा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ये मैंने फेंका, ग्रेविटेशनल फोर्स आराम से हमें क्या होता है महसूस हो रहा है, हम देखते रहते हैं एवरीडे लाइफ में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी आसानी से कहाँ दिखाई देता है। इतना स्ट्रांग फोर्स होने के बाद भी हमारा नेचर किस तरह से बैलेंस हो रखा है। यही हमारा क्या ब्यूटी है किसकी, फिजिक्स की, यही ब्यूटी हमारी किसकी, इन फोर्स की। इसलिए हम इस फोर्स को और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सोचो तुम इस तरह से क्या होता है, हमारा हर जगह सोचने में, हर जगह में यही फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फिर भी हमारा क्या है, नेचर पूरा बैलेंस है, ठीक है। तो इसको बारे में जरा सोचना। थैंक यू, इसके बारे में सोचना। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ छूटा तो नहीं, छूट गया होगा देख लेंगे यार।